हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की खास सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने दिसंबर 2023 में नेट जेआरएफ के एग्जाम में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, किस प्रवृत्ति के आधार पर प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, किस यूनिट से कितने प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, वहां इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी एग्जामिनेशन को देने की सोचते हैं, तो सबसे पहले उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक, आप उस एग्जाम के सिलेबस को कितना जानते हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपने उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया है, विगत वर्षों के प्रश्नों को आपने ठीक से देखा है या नहीं। क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्नों का जो पूछने का ट्रेंड रहा है, उसी के आधार पर आने वाले समय में भी प्रश्नों को फ्रेम किया जाता है। और यदि आप सिलेबस को पढ़ने के बाद जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हल कर पाते हैं, तो आप अपने आप में भी कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, आप उस एग्जाम को देने के लिए और अपने आप को तैयार महसूस करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने हमारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, उसकी अगली कड़ी पर, उसकी अगली यूनिट पर या उसकी अगली यूनिट से पूछे गए सवालों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2 दोनों के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों, खासकर दिसंबर 2023 में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा हमने की है। आज हम जानेंगे भूगोल के ही यूनिट 3 से दिसंबर 2023 में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को जो कि संबंधित है किससे, समुद्र विज्ञान से, जो कि कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 ओशनियोग्राफी से संबंधित प्रश्नों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था दिसंबर के एग्जाम में, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों को पहचानिए। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न यानी किस संदर्भ में है, पहला प्रश्न यानी समुद्र विज्ञान के संदर्भ में ही पूछा गया पहला प्रश्न, ना कि आप प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न ढूंढिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों को पहचानिए। आपके सामने कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रॉपिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। दूसरा, पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित और पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। तीसरा है, पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है। और चौथा है, कैनरी, बेंगुला और हम्बोल्ट धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हैं। अब आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 3 और 4। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया। सबसे पहले तो आपको 4 कथन दिए हुए हैं, यानी आपको पता होना चाहिए हर एक कथन के बारे में कि स्पेसिफिकली ये कथन सही है या नहीं। ठीक है, और फिर आपको कूट भी दिए हुए हैं, यानी पूरी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की गई है कि आपने भूगोल को ठीक से पढ़ा है या नहीं। चर्चा करते हैं इसी पूरे प्रश्न पर। देखिए, तीव्रतम और गहनतम जियोट्रॉफिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जियोट्रॉफिक धाराएं क्या है, तो जियोट्रॉफिक धाराओं के बारे में हम सभी जानते हैं, वे धाराएं शुरू होती हैं और मान लीजिए यहां से शुरू हुई है, ठीक, और ये दाव प्रवण जो रेखाएं हैं उन्हीं के अनुरूप ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन फिर कोरियोलिस बल के प्रभाव से, पृथ्वी है, कोरियोलिस बल के प्रभाव से इनका झुकाव कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक, और फिर एक समय के बाद ये ऐसे समानांतर, थोड़ी समय बाद समानांतर चलने लगती है, किसके, समुदाब रेखाओं के। ठीक, इनके ये समानांतर चलने लगती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं जियोट्रॉफिक धाराएं। ठीक, अब क्या कहा गया है कि इसमें महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, ये तीव्रतम और गहनतम दोनों प्रकार की जो जियोट्रॉफिक धाराएं हैं वे महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एक इमेज के थ्रू, वह है जियोट्रॉफिक धाराओं के संबंध में। यह देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग धाराएं हैं, जियोट्रॉफिक धाराएं हैं, वे कहाँ पर पाई जा रही हैं, वे पाई जा रही हैं पश्चिमी हिस्से में। मान लीजिए ये अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर का ये पूर्वी हिस्सा है या पश्चिमी हिस्सा है। तो जो ये गल्फ स्ट्रीम आपने बहुत डार्क देखी रेड कलर में, जो आपने ब्राजील देखी, ये सभी क्या है, ये पश्चिमी
धाराएं हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात उसके दूसरे कथन पर गौर फरमाएं, इसमें है पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित और पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। बिल्कुल सही बात है, जो पश्चिमी सीमाओं की धाराएं हैं वे अधिक केंद्रित होती हैं और जो पूर्वी सीमाओं की धाराएं हैं वे क्या होती हैं, अधिक प्रसारी होती हैं, वो बहुत दूर तक क्या होती हैं, प्रसारित हो जाती हैं। अगला, पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है, यह है गलत। क्यों गलत है, आप इसे इमेज से ही देख सकते हैं। आपने इमेज में देखा और आपने क्या देखा कि जो सबसे बड़ी पश्चिमी धारा की हम बात करेंगे वह ब्राजील ना होकर आपने देखा क्या, अगुलाफ है। ये देखिए कितनी लंबी है, ये इतने एरिया को कवर कर रही है, काफी बड़ी लंबी धारा है यह, इसलिए यहाँ पर तीसरा कथन हो जाएगा क्या, गलत। इसमें क्या कहा गया है, पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है, नहीं। कौन सी धारा सबसे बड़ी है, अगुलाह धारा, आपने देखा भी सबसे बड़ी है। ठीक, तो यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा भी अगुलास। ठीक है, अब यदि हम बात करें उसके चौथे कथन की, चौथा कथन क्या है, केनरी, बेंगुला और हम्बोल्ट धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हैं। आइए इसे भी इमेज में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह है केनरी, यस बिल्कुल, यह अटलांटिक महासागर में पूर्वी हिस्से पर है। बेंगुला आपने भी देखा क्या, यह अटलांटिक महासागर में कहां पर है, पूर्वी हिस्से पर है। भले ही यह अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण में है, लेकिन आप अटलांटिक महासागर में देखिए किस हिस्से पर है, किस किनारे पर है, पूर्वी किनारे पर है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर अभी चर्चा की तीसरी धारा की, हम्बोल्ट धाराएं, ये दरअसल जो हमने साउथ अमेरिका देखा, लेकिन साउथ अमेरिका में ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर की पूर्वी हिस्से पर है, यहाँ कहीं हम्बोल्ट धाराएं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही, यानी चौथा कथन क्या हो जाएगा, सही, यानी 1, 2 और 4 कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए केवल 1, 2, 4 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, हिंद महासागर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको ठीक तरीके से मैप भी पढ़ते आना चाहिए। आपने हर एक अवस्थिति, हर एक लोकेशन को ठीक से देखा है, ठीक से पढ़ा है। यदि आपने महासागर में विभिन्न द्वीपों को देखा है तो उनकी सीरीज को आपने ठीक से देखा है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इनका क्रम क्या है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात, हिंद महासागर के द्वीपों के बारे में जानना आपको पता होना चाहिए। हिंद महासागर में कौन से द्वीपों की लोकेशन कहाँ पर है, तभी आप बता पाएंगे क्या, उत्तर से दक्षिण की दिशा। आपके पास 4 द्वीप कौन कौन से हैं ऑप्शन में, डिएगो गार्सिया, काकोस, स्ट्रोक, ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा है, स्कोट्रा, लेकिन ये आपको सोकोट्रा जो आपने पढ़ा होगा वही है रीयूनियन। ठीक, अब आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 1। इंपॉर्टेंट बात, हिंद महासागर। आइए देख लेते हैं हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आप मैप जो देख रहे होंगे यह हिंद महासागर का मैप है, इंडियन ओशन का मैप है। और इंडियन ओशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए किसकी लोकेशन, इन सारी चीजों की, कि इसमें द्वीप कौन कौन से हैं। यदि आपको द्वीप पता होंगे तो आप आसानी से प्रश्न को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। यह है इंडियन ओशन। ठीक है, अब यदि हम बात करें लोकेशन की, ध्यान रखिएगा जो हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए हैं, डिएगो गार्सिया, काकोस, रीयूनियन और सोकोट्रा। ठीक, इसे देख लेते हैं, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर है डिएगो गार्सिया, आपने देखा। ठीक, फिर आपने देखा यहाँ पर है कोकोस। ठीक, फिर आपने देखा यहाँ पर है रीयूनियन। ठीक, और यहाँ पर है सुकोत्रा। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखिए सबसे पहले क्या है, सुकोत्रा, दूसरे नंबर पर डिएगो गार्सिया, तीसरे नंबर पर कोकोस और सबसे दक्षिण में है रीयूनियन। ठीक है, तो यदि हम इसका सही आंसर देखें तो आपने क्या देखा, सबसे पहले क्या है, सुकोत्रा, यानी नंबर 3। ठीक, फिर उसके बाद आपने क्या देखा था, डिएगो गार्सिया यानी नंबर 1, फिर आपने देखा था कोकोस यानी नंबर 2, फिर आपने देखा था सबसे लास्ट में रीयूनियन, रीयूनियन यानी नंबर 4। 3, 1, 2, 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 3, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब है हिंद महासागर की उत्तर से दक्षिण के क्रम को
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या फिल इन द ब्लैंक्स हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन है कार्लसबर्ग कटक, वाल्विस कटक, आपके पास है वाइवल थॉमसन कटक और अल्बेट्रॉस का पठार। ठीक, अब यदि आपको पता होनी चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है और यदि आप इन चारों की लोकेशन को जानते हैं तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। दरअसल हिंद महासागर के कटकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अटलांटिक महासागर के कटक अपने आप में बहुत फेमस है और अटलांटिक महासागर के कटक के बारे में देखिए सब जानते हैं। ठीक, क्योंकि हम उन्हें ठीक से पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अटलांटिक महासागर के कटक चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको हिंद महासागर के कटकों के बारे में भी पता होना चाहिए यदि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं भूगोल विषय से। ठीक है, तो हिंद महासागर के जब कटकों के बारे में बात आती है तो ध्यान रखें, कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में स्थित कटक है। ठीक, और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। शेष 3 कटक कहाँ कहाँ से हैं मुझे तो पता है, चलिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वॉल्विस कटक, वाइवल थॉमसन कटक और अल्बेट्रॉस का पठार ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चक्रवातों के युग्म में से कौन सा घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित चक्रवातों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें से कौन सा घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमता है। घड़ी की सुई किस तरीके से घूमती है, इस तरीके से। अब आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इस तरीके से घूम रहा है, घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम रहा है। और जब बात की जाएगी चक्रवातों के बारे में तो हम सभी क्या जानते हैं कि जो चक्रवातों की गति है वह उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणावर्त है। अब इंपॉर्टेंट बात कि आपको ठीक से इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जब भी हम चक्रवातों की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए, घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी इस तरीके से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वामावर्त के बारे में। वामावर्त के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, वामावर्त। ध्यान रखिए, हमने क्या देखा, उत्तरी गोलार्ध में आने वाले और दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले चक्रवात, और इन्हीं चक्रवातों को अलग अलग स्थान के नाम से या अलग अलग जो क्षेत्र के हिसाब से जो चक्रवात आते हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब भी हरिकेन की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, यह उत्तरी अमेरिका की बात की जा रही है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच आसपास जो चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जब टाइफून की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहे हैं हम एशिया के पूर्वी हिस्से के संदर्भ में, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यानी हम बात करेंगे चाइना के, जापान के आसपास, हम बात करेंगे फिलीपींस के आसपास। ठीक, तो फिलीपींस में चक्रवातों को बागुयोज के नाम से जाना जाता है। टाइफून हमने देखा जापान के आसपास की बात कर रहे हैं हम। जब बात करेंगे चक्रवात यानी हम इंडिया के आसपास की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चक्रवातों को चक्रवात के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, विली विलीज की बात की जाएगी यानी बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, सदर्न, आपने देखा कि साउथ वाले हिस्से में स्थित है, वो है ग्लोब के, और ग्लोब के साउथ वाले हिस्से में स्थित है, यानी यहाँ पर चक्रवातों की दिशा क्या होगी। अभी हमने क्या चर्चा किया कि चक्रवातों की दिशा यहाँ होगी क्या, देखिए नॉर्थ में कैसी होगी, वामावर्त, साउथ में कैसी होगी, दक्षिणावर्त। अगर साउथ में दक्षिणावर्त है यानी यहाँ पर घड़ी की सुइयों के दिशा में ही है। ठीक है, और घड़ी की सुइयों की दिशा में है यानी हमारे प्रश्न में जहां भी ऑस्ट्रेलिया के आसपास आने वाले चक्रवात है जैसे विली विलीज, वह शामिल नहीं होगा, क्योंकि विली विलीज की जो दिशा होगी वह क्या होगी, वह घड़ी की सुई के अनुरूप ही होगी, है ना। क्यों, क्योंकि यह कहां पर आ रहा है, साउथ वाले हिस्से में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में विली विलीज के आने की वजह से इनकी दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होगी, तो विली विलीज को आपको एलिमिनेट करना होगा। विली विलीज 3 ऑप्शन में है, एलिमिनेट हो गया, यानी ऑप्शन बी टाइफून और
बागियोस, यह इस प्रश्न का सही जवाब है। टाइफून और बागियोस वे चक्रवात होंगे या चक्रवातों के उन प्रकारों के बारे में आप समझिए कि वे प्रकार हैं जिनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होगी, यानी इस तरीके से होगी, यानी क्या होगी, वामावर्त होगी। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखिए इस प्रश्न में युग्म के बारे में पूछा है। देखिए युग्म में एक चीज तो उत्तर का हो सकता है, लेकिन एक चीज दक्षिण का भी हो सकता है, इसलिए युग्म के बारे में पूछा गया और ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं। आपके पास 5वें प्रश्न में दिया है सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए या मिलाइए। सूची 1 में आपको देशांतर दिए हुए हैं। देशांतर यानी क्या, हमने पृथ्वी में देखिए, हमने ग्लोब में ऐसे देखा होगा, ग्लोब में कुछ रेखाएं इस तरीके की हैं, है ना, और कुछ रेखाएं इस तरीके की हैं। तो जो ये रेखाएं हैं, जो आपने क्षैतिज देखी, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, और जो रेखाएं आप ऐसे लंबवत देख रहे हैं, ये देशांतरी रेखाएं हैं या देशांतर रेखाएं। ठीक, तो आपको क्या दी गई है, आपको दी गई है देशांतर रेखाएं, यानी पृथ्वी में जो इस तरीके से लंबवत रेखाएं हैं, ये ग्लोब की लंबवत रेखाएं, यही देशांतर रेखाएं हैं। आपको एक तरफ देशांतर रेखाएं हैं और दूसरी तरफ है सागर या खाड़ी, यानी उस रेखा के आसपास निम्नलिखित में से कौन सी चीजें स्थित है। ठीक है, पहली है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, उसके सामने है कारपेंट्रिया की खाड़ी, 140 डिग्री ईस्ट, इसके सामने है गिनी की खाड़ी, प्रधान मध्याह्न यानी इसके सामने है कैस्पियन सागर, और 50 डिग्री ईस्ट यानी बेरिंग सागर। अब आपको निम्नलिखित विकल्पों में से बताना है कि सही विकल्प क्या है। इसे हल करने के लिए आपको ठीक से मैप में सारी चीजें पता होनी चाहिए और आपने मैप को ठीक से पढ़ा हो, आपने एटलस को ठीक से देखा हो, ये जरूरी है। ठीक, और हम सभी जानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वह कहाँ से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा अलास्का से थोड़ा सा, आपने देखा होगा सिर्फ पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरती है, यानी बेरिंग स्ट्रेट के बारे में आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो जल्दी एटलस खोलकर इसे देख लीजिए, इसकी लोकेशन, ताकि आपको याद रहे। ठीक, अब इसे हम यहाँ भी देख लेते हैं। इसे हम देखते हैं किस कहाँ, इसी इमेज के थ्रू कि कहां से होकर गुजरती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, बेरिंग सागर के आसपास देखिए, आपने देखा आर्कटिक ओशन से यह लाइन होकर गुजर रही है, यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग सागर के पास से होकर गुजरती है। ठीक, यानी जब हम सुमेलन की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा बेरिंग सागर से सुमेलित होगा। ठीक, दूसरा है 140 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखिए, 140 डिग्री ईस्ट की जब बात आएगी तो यह हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हिस्से की जहां से 140 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा होकर गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पर है 135 और यहाँ पर है 150, और इन दोनों के बीच में होगी क्या, 140, और 140 देखिए 135 से 40 क्या होगा, ज्यादा पास होगा यहाँ पर, है ना, और 150 से उसकी दूरी थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी 135 से 5 डिग्री देशांतर के बाद रेखा यहाँ से होकर गुजरेगी, और जो रेखा 140 डिग्री यहाँ से होकर गुजरेगी वह गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से होकर गुजरेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में है। यानी आप कह सकते हैं 140 डिग्री ईस्ट कहां से होकर गुजरेगी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यानी कारपेंट्रिया की खाड़ी से। फिर बात करें प्रधान मध्याह्न की, प्रधान मध्याह्न भी एक रेखा है। प्रधान मध्याह्न की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, इस रेखा के बारे में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप देखेंगे अफ्रीका के मैप को, तो अफ्रीका के मैप में आपने ठीक से क्या देखा होगा, यहाँ है गिनी की खाड़ी, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिनी भी है और गिनी की ही यहाँ खाड़ी स्थित है। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री यहाँ से जो ऊपर की नीचे की ओर आती है, देशांतर रेखा, ध्यान रखें देशांतर रेखा की बात की जा रही है, यानी हम बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन रेखा की। प्राइम मेरिडियन रेखा किससे होकर गुजरती है, गिनी की खाड़ी से होकर गुजरती है। और इसी के आप पूर्वी हिस्से में ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलता है, ऊपर की ओर जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कैस्पियन सागर। ठीक, क्या मिलेगा, कैस्पियन सागर।
और जब हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की, तो आपको ठीक से याद होना चाहिए, जब भी हम कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर के पास में ही क्या स्थित है, उसके पास में स्थित है 50 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा की, प्राइम मेरिडियन रेखा की, तो वह कहाँ से होकर गुजर रही थी, गिनी की खाड़ी से होकर गुजर रही थी, यानी इसका सही सुमेलन क्या होगा, गिनी की खाड़ी। और जब हम बात करेंगे 50 डिग्री ईस्ट की, तो 50 डिग्री ईस्ट कहाँ से होकर गुजरेगा, ध्यान रखें कैस्पियन सागर के जो पास से है, जो देशांतर रेखा गुजरती है वह 50 डिग्री ईस्ट है। इस तरीके से सही सुमेलन में आपने क्या देखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी 4। ठीक है, फिर आपने देखा 140 डिग्री ईस्ट कहां से होकर गुजर रही है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से, यानी आपने क्रमांक देखा है 1। प्रधान मध्याह्न रेखा आपने देखा कहां से होकर गुजर रही है, गिनी की खाड़ी से, नंबर 2। और आपने देखा 50 डिग्री ईस्ट कहां से होकर गुजर रहा है, कैस्पियन सागर से, नंबर 3। 4, 1, 2, 3 ये इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी 4, 1, 2, 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। आपको सही जवाब के बारे में पता होना चाहिए और ठीक से इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक से आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा कटक है, आपको पता होना चाहिए किसी भी जब भी हम महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे तो उन महासागरों के द्वीपों के बारे में, द्वीपों की अवस्थिति के बारे में, और न केवल अवस्थिति के बारे में बल्कि उनके क्रम के बारे में कि जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो उनका क्रम क्या है, यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो उनका क्रम क्या है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उत्तर से दक्षिण के अलावा दक्षिण से उत्तर भी पूछ लिया जाए, तो आपको उसका ठीक से क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने चर्चा की किसके बारे में, ये हमने चर्चा की आज यूनिट 3 से पूछे गए प्रश्नों के बारे में दिसंबर 2023 के एग्जाम में। ठीक है, आगे हम यूनिट 4 से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।